हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। माई सेल्फ टेलर विकास, द फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बच्चों, आज हम हमारे चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर का एक नया एंड मोस्ट एम्बिग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। बच्चों, हमने अब तक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट देखा कि जब हम कोई कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में कुछ वर्क करते हैं तो वो वर्क एट दैट पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की भी बात की थी। अगर हम कोई मासिव ऑब्जेक्ट को कोई प्लेस से इनिशियल प्लेस से और वी कैन से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ले जाते हैं तो उस पे लग रहे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में कुछ वर्क करते हैं। और हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जो कुछ वर्क करते हैं वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट पे स्टोर होता है। बच्चों, वैसे ही आज हम स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाले, स्टोर होने वाले जो होने वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने ऑलरेडी यहाँ पे 3 फिगर ड्रॉ की है। मान लो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे एक मासलेस स्प्रिंग है। बच्चों, वैसे तो स्प्रिंग मासलेस नहीं होती है, बट हमने यहाँ पे स्प्रिंग के एक एंड पे जो m मास का ब्लॉक रखा है उसकी कंपेयर में इस स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल होगा। सो हम इस स्प्रिंग को, इन अवर केस दिस स्प्रिंग इज सेड टू बी मासलेस। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एक मासलेस स्प्रिंग है। उस मासलेस स्प्रिंग का एक एंड है जो हमने एक रिजिड वॉल के साथ टाइड किया है। स्प्रिंग का जो अनदर एंड है, सेकंड एंड है, उसको हमने एक मासिव ऑब्जेक्ट, एक m मास के ब्लॉक के साथ ज्वाइन किया है। और इस मास को हमने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस, एक स्मूथ सरफेस पे रखा है। और वी कैन से हमने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमने फिलहाल यहाँ पे फर्स्ट फिगर में हमने इस मास पे, इस m मास के ब्लॉक पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया है। जब हम इस m मास के ब्लॉक पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब इस स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी कैसा होगा बच्चों? 0 होगा। कैसे? तो बच्चों, आपने स्प्रिंग देखी होगी। अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या तो स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते हैं तो हम एक केस की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्प्रिंग को एक्सपांड करते हैं, दैट मीन इफ वी स्ट्रेच द स्प्रिंग, अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग अपने आप एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट में एक फोर्स लगाती है और अपने एक्चुअल नॉर्मल पोजीशन में आने की ट्राई करती है बाय द वर्च्यू ऑफ वन प्रॉपर्टी नोन एज इलास्टिसिटी। ओके, तो बच्चों हम इलास्टिसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच द ऑब्जेक्ट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन रिमूवल ऑफ एन अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो स्प्रिंग के पास एक इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तब स्प्रिंग इलोंगेट होती है, स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है। और जब हम अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं तब स्प्रिंग अपने एक्चुअल नॉर्मल पोजीशन में फिर से आने की ट्राई करती है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, हमने जब स्प्रिंग पे कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई किया है तब स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला, हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, उसके अपोजिट में स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कैसा होगा बच्चों? 0 होगा। और वी कैन से द स्प्रिंग फोर्स इज 0 when the applied force is 0। हमने कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं किया है तो स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला जो स्प्रिंग फोर्स है
और वी कैन से जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कैसा होगा बच्चों, 0 होगा। अब मान लो स्प्रिंग की जो नॉर्मल पोजीशन है, स्प्रिंग पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो स्प्रिंग की जो एक्चुअल लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे इस ब्लॉक की जो पोजीशन है उसको हम यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन कंसिडर करते हैं। सो x इज इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं और इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल पोजीशन ऑफ गिवन ब्लॉक। अब ध्यान से सुनना, इफ वी पुल द ब्लॉक हैविंग मास m इन आउटवर्ड डायरेक्शन, अगर हम इस ब्लॉक पे आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो स्प्रिंग के पास एक प्रॉपर्टी है, हम जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट में एक फोर्स लगाती है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स या तो स्प्रिंग फोर्स बोल सकते हैं। इफ वी स्ट्रेच द ब्लॉक, द रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग इज नेगेटिव। अगर हम स्प्रिंग को पुल करते हैं, अगर हम इस मासिव ऑब्जेक्ट को, इस ब्लॉक को अगर हम पुल करते हैं तो स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज होगी, दैट मीन्स स्प्रिंग इलोंगेट होगी। तो यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है और वी कैन से स्प्रिंग फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, दैट मीन्स अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, और वी कैन से इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ चेंज इन लेंथ। जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग की लेंथ में चेंज हुआ उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज स्प्रिंग फोर्स और वी कैन से रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। मान लो बच्चों फर्स्ट केस में यहाँ पे जब हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, उस कंडीशन में यहाँ पे उसकी रेफरेंस पोजीशन को हमने x इज इक्वल टू 0 कंसिडर किया। अगर हम इस ब्लॉक को स्ट्रेच करेंगे, पुल करेंगे, तो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो x जितना इंक्रीज होगी। दैट मीन्स इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा बच्चों, x जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, और वी कैन से स्प्रिंग की जो लेंथ इलोंगेट होगी, जो लेंथ इंक्रीज होगी, जो स्ट्रेच होगी वो कितनी होगी, x जितनी होगी। सेम एज बच्चों इफ वी कॉम्प्रेस द स्प्रिंग, अगर हम स्प्रिंग को अपनी नॉर्मल पोजीशन से, अपनी नॉर्मल लेंथ से अगर हम कॉम्प्रेस करते हैं तो स्प्रिंग के पास जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है, उस इलास्टिक प्रॉपर्टी के वजह से ये जो स्प्रिंग है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने की ट्राई करेगी। अगर हम इसको पुश करते हैं, अगर हम इस मासिव ब्लॉक को एक्सटर्नल फोर्स से पुश करते हैं तो इस स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। इन शॉर्ट यहां से हम कह सकते हैं हमने जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ। और अगर ऐसा नहीं कहना चाहते हैं तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, हमने इस स्प्रिंग में या तो हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं या तो कॉम्प्रेस कर सकते हैं। इन शॉर्ट स्प्रिंग की लेंथ जिस डायरेक्शन में चेंज हुई, स्प्रिंग की लेंथ जिस डायरेक्शन में चेंज हुई उस डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। That means in the case of stretching the spring, अगर हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तब रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ। इन शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक कहाँ पे हुआ, राइट हैंड साइड पे, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ। इफ यू टॉक अबाउट द कॉम्प्रेशन ऑफ स्प्रिंग, अगर हम स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते हैं तब इस स्प्रिंग की जो लेंथ है वो किस डायरेक्शन में चेंज हुई, लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बच्चों क्या हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स, और वी कैन से स्प्रिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ। ओके, इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। बहुत इजी थियरी है। चलो अब हम इस थियरी को अगर एग्जाम में आती है तो हमें कैसे लिखना है उसके बारे में बात करते हैं।
कंसिडर एन इलास्टिक स्प्रिंग। बच्चों कैसी स्प्रिंग? इलास्टिक। वैसे तो स्प्रिंग इलास्टिक ही होती है, डिपेंड करता है हार्ड स्प्रिंग है या सॉफ्ट स्प्रिंग है। तो हम यहाँ पे कुछ कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर एन इलास्टिक स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, दैट मीन्स यहाँ पे इन कंपेयर टू मास ऑफ दिस ब्लॉक द मास ऑफ स्प्रिंग इज नेग्लिजिबल, whose one end is tied to rigid wall। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो स्प्रिंग ली उसका जो वन एंड है वो इस वॉल के साथ एक रिजिड वॉल के साथ बंधा हुआ है, और उसका जो सेकंड एंड है दैट मीन्स फ्री एंड है उसको हमने क्या किया, एक एम मास के ब्लॉक के साथ ज्वाइन कर दिया। और फिलहाल इनिशियली ये जो ब्लॉक है वो इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे रेस्ट पोजीशन में है। ओके चलो अब ध्यान से सुनना। इन नॉर्मल पोजीशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल पोजीशन? व्हेन द अप्लाइड फोर्स ऑन स्प्रिंग इज जीरो। हमने जब स्प्रिंग पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है तब की जो स्प्रिंग की पोजीशन होगी उसके साथ टाइड किए हुए जो ब्लॉक है उसकी पोजीशन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल पोजीशन बोलेंगे। तो इन नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग द पोजीशन ऑफ ब्लॉक इज टेकन एज x इज इक्वल टू 0। बच्चों हम जब कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तब x डायरेक्शन में हम जहां से डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं दैट मीन्स ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, x डायरेक्शन में यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? 0। इफ यू टॉक अबाउट y डायरेक्शन तो अभी यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? 0। इफ यू टॉक अबाउट z डायरेक्शन तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? 0। दैट मीन्स हम जहां से डिस्टेंस स्टार्ट हम जहां से चलना स्टार्ट करते हैं उस डिस्टेंस को, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस इनिशियल पॉइंट को बच्चों हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना, अब हम बात करेंगे फिगर बी की। When a block is pulled by distance x, अगर हम इस ब्लॉक को x जितना डिस्टेंस पुल करते हैं that means elongation of spring is x। स्प्रिंग में जो इलोंगेट होगा, स्प्रिंग जो इलोंगेट होगी वो कितना डिस्टेंस होगी? x इतना डिस्टेंस होगी। सो चेंज इन लेंथ और वी कैन से इंक्रीज इन लेंथ इज डिनोटेड बाय x। अब बच्चों क्या होगा? व्हेन अ ब्लॉक इज पुल्ड बाय अ डिस्टेंस x, रिस्टोरिंग फोर्स Fs और वी कैन से स्प्रिंग फोर्स प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग व्हिच tries to bring the spring back to its normal position। हम जब इस ब्लॉक पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और वी कैन से हम इस स्प्रिंग को जब स्ट्रेच करते हैं तो हमने जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और उसको पुल किया उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का, ध्यान से सुनना, हमने जितने मैग्नीट्यूड का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उतने ही मैग्नीट्यूड का रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऑटो जनरेट होगा और वो इस स्प्रिंग को अपनी नॉर्मल पोजीशन में लाने की ट्राई करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग इन बोथ केसेस, अगर हम स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते हैं तब भी स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा उसकी नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए। एंड इफ वी स्ट्रेच द स्प्रिंग, अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तब भी स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा वो स्प्रिंग को अपनी नॉर्मल पोजीशन में लाने की ट्राई करेगा। चलो अब ध्यान से सुनना। अब एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, हुक नाम था। उस हुक नाम के साइंटिस्ट ने ऐसा कहा कि आप, ध्यान से सुनना, आप स्प्रिंग को जितना स्ट्रेच करते जाओगे या तो उसको जितना कॉम्प्रेस करते जाओगे, इन शॉर्ट आप स्प्रिंग पे जितना स्प्रिंग को जितना कॉम्प्रेस या तो स्ट्रेच करते जाओगे उतने मैग्नीट्यूड का रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। बच्चों आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा
जब आप किसी स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रेच करते हो तब आप पे इस स्प्रिंग पे झटके लगते हैं और स्प्रिंग अपनी कॉम्प्रेस होने की ट्राई करती है, डेट मीन्स अपने एक्चुअल नॉर्मल पोजीशन में आने की ट्राई करती है। सेम एज इफ वी कॉम्प्रेस द स्प्रिंग, अगर हम स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करना चाहते हैं तब कॉम्प्रेस करते हैं तब भी स्प्रिंग झटके से अपने एक्चुअल दैट इज नॉर्मल पोजीशन पे आना ट्राई करती है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, द रिस्टोरिंग फोर्स is directly proportional to the change in length of spring। बच्चों हम स्प्रिंग को थोड़ा सा स्लाइडली स्ट्रेच करेंगे तो स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी स्मॉल अमाउंट का होगा। अगर हम स्प्रिंग को ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। सेम एज अगर हम स्प्रिंग को थोड़ा कॉम्प्रेस करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कराते हैं तो उससे रिगार्डिंग जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा वो भी स्मॉल मैग्नीट्यूड का होगा। और अगर हम स्प्रिंग को ज़्यादा कॉम्प्रेस कर देते हैं तब प्रोड्यूस होने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी हाई मैग्नीट्यूड का होगा। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, द रिस्टोरिंग फोर्स इज directly proportional to the change in length of spring and is in the direction opposite to change in the length of spring। हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया ही है, हम स्प्रिंग की लेंथ जिस डायरेक्शन में चेंज करेंगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स इफ वी कॉम्प्रेस द स्प्रिंग, अगर हम स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते हैं तो स्प्रिंग पे रिस्टोरिंग फोर्स हमने जिस डायरेक्शन में उसकी लेंथ चेंज की उसको हमने कॉम्प्रेस किया तो वो एक्सपांड होने की ट्राई करेगी। अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। According to Hooke's law, the restoring force or we can say spring force is directly proportional to change in length of spring। हम स्प्रिंग की लेंथ जितनी ज़्यादा चेंज करेंगे उतना रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। बच्चों हमने इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन इसलिए लिखा है बिकॉज restoring, that is direction of restoring force is in the direction opposite to change in length of spring। हम स्प्रिंग की लेंथ जिस डायरेक्शन में चेंज करेंगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, ऐसा ये कहना चाहता है। सो इसको हम सेफ जगह पे लिख लेते हैं। सो हमने इसको आइसोलेट कर दिया, एक बॉक्स में लिख लिया। सो restoring force or we can say spring force produced in a spring is directly proportional to change in length of spring। Here negative sign indicate the direction of restoring force is in the direction opposite to change in length of spring। If we remove the symbol of proportionality we have to put one constant। सो अगर हम इस सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो हम यहाँ पे सिंबल ऑफ इक्वालिटी लिखते हैं एंड यहाँ पे एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो रिस्टोरिंग फोर्स Fs इज इक्वल टू माइनस के एक्स वेयर के इज द कांस्टेंट नोन एज फोर्स कांस्टेंट और वी कैन से स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके बच्चों, हमने रिस्टोरिंग फोर्स का एक फार्मूला देखा कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग बट द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। सो बाय द हुक्स लॉ Fs, that is restoring force, is proportional to change in length of spring, that is proportional to x, but in opposite direction. So here we will take the x with negative sign.
वेर के इज फोर्स कांस्टेंट और वी कैन से फोर्स किस में जनरेट हुआ बच्चों, स्प्रिंग में प्रोड्यूस हुआ, तो हम यहाँ पे उसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अब बच्चों देखो, अगर हम के को सब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर ने नेगेटिव साइन यहाँ पे किस लिए लिखी है। बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग की लेंथ जिस डायरेक्शन में चेंज होगी उसकी अपोजिट में जनरेट होता है, इसलिए हम इसको विथ नेगेटिव साइन लिखते हैं। बट उसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड को kx जितना ही होगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट ओनली द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट और वी कैन से फोर्स कांस्टेंट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सो यहां से हम k को सब्जेक्ट बनाते हैं तो fs डिवाइडेड बाई x, वेयर f इज स्प्रिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय x, और x इज नोन एज चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ऐसा यूनिट ऑफ k, अगर हम k का ऐसा यूनिट लिखे तो फोर्स का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट का होगा मीटर। सो ऐसा यूनिट ऑफ k इज न्यूटन पर मीटर। इफ वी टॉक अबाउट द CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, सो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में k का यूनिट होगा डाइन पर सेंटीमीटर, बिकॉज इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन एंड यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर। सो इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ k इज डाइन पर सेंटीमीटर। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से 1 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। बच्चों ये k इज इक्वल टू fs बाई x, तो यहाँ पे ये k क्या कहना चाहता है, हम ऐसा कह सकते हैं पर यूनिट लेंथ स्प्रिंग जितना फोर्स सहन कर सकती है, उस कांस्टेंट को बच्चों हम उस स्प्रिंग का क्या बोलेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट या तो फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे। दैट मीन्स अगर यहाँ पे k की वैल्यू लार्ज हुई तो ऐसी स्प्रिंग को बच्चों हम क्या बोलेंगे, हार्ड स्प्रिंग बोलेंगे। बच्चों फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पे हम x को 1 मीटर कंसिडर कर लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 1 मीटर लेंथ, दैट मीन्स अगर हम स्प्रिंग की लेंथ 1 मीटर जितनी इंक्रीज या तो डिक्रीज करना चाहते हैं, दैट मीन्स उसको 1 मीटर जितना इलोंगेट या तो कॉम्प्रेस करना चाहते हैं, तब हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स k की वैल्यू जो अगर ज़्यादा हुई, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k और फोर्स कांस्टेंट k की वैल्यू अगर ज़्यादा हुई तो स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करने के लिए या तो इलोंगेट करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू लेस हुई तो बच्चों हम यहाँ से कह सकते हैं इस स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करने के लिए या तो इलोंगेट, दैट मीन्स स्ट्रेच करने के लिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर होगा। दैट मीन्स अगर k की वैल्यू ज़्यादा हुई तो स्प्रिंग हार्ड होगी, और अगर स्प्रिंग की वैल्यू लेस हुई, दैट मीन्स स्मॉल अमाउंट हुई, तो स्प्रिंग कैसी होगी बच्चों, सॉफ्ट स्प्रिंग होगी। ओके, चलो थोड़ी मजा की बात करते हैं अब। इफ यू टॉक अबाउट मैकेनिक्स, अगर हम मैकेनिक्स की बात करें, ऑटोमोबाइल की बात करें, चलो ऑटोमोबाइल की बात करें, अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो ऑटोमोबाइल में बच्चों क्या होता है, हम शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं जिसको हम शॉक एब्जॉर्बर। तो आगे भी 2 होते हैं बाइक में, पीछे भी 2 होते हैं। सेम एज इफ यू टॉक अबाउट कार, अगर हम कार की बात करें तो कार में भी 2 पहिए होते हैं आगे के, वहां पे भी स्प्रिंग होती है, पीछे के जो टायर होते हैं वहां पे भी स्प्रिंग होती है। तो अगर हम लग्जरियस कार की बात करें, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, लैम्बोर्गिनी, ऐसी अगर हम रॉयल कार की बात करें बच्चों, तो उसमें उसके जो सस्पेंशन हो गए, उसमें जो
टायर के साथ जुड़ी हुई जो स्प्रिंग होगी वो ज़्यादा कैपेसिटी के लोड को सहन कर सकती है। और अगर हम मारुति सुजुकी की ऑल्टो या तो स्विफ्ट की बात करें तो इन कंपेयर टू ऑडी BMW यहाँ पे जो स्प्रिंग यूज़ हुई होगी उसकी जो कॉम्प्रेस होने की कैपेसिटी है, दैट मीन्स कैपेसिटी तो सेम हो सकती है बट वो उस पर थोड़ा वेट लगेगा, तो उसकी जो वेट सहन करने की जो कैपेसिटी है वो इन कंपेयर टू ऑडी BMW कैसी होगी, कम होगी। दैट मीन्स अगर हम ऑडी BMW की में जो स्प्रिंग यूज़ होती है उसको हम K इज इक्वल टू 1000 न्यूटन पर मीटर अगर कंसिडर करें तो स्विफ्ट और ऑल्टो में जो यूज़ होगी वो नियर अबाउट कैसी होगी बच्चों, कंपैरिजन करते हैं, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कितनी है, तो वो अगर BMW जैगुआर में अगर 1000 होगी तो स्विफ्ट और अल्टो में कितनी होगी बच्चों, 100 जितनी होगी, 100 न्यूटन पर मीटर जितनी होगी। दैट मीन्स 1 मीटर जितना कॉम्प्रेशन या तो इलोंगेशन के लिए उस पर कितना फोर्स, अगर हम कितना फोर्स लगाते हैं तो वो 1 मीटर जितना कॉम्प्रेस या तो इलोंगेट हो सकता है, तो वो 100 न्यूटन जितना। और अगर हम ऑडी BMW या तो मर्सिडीज की बात करें तो उस पर हम जब 1 न्यूटन जितना फोर्स लगाएंगे तब उसकी लेंथ 1 मीटर जितनी एक्सपांड होगी या तो कॉम्प्रेस होगी। ओके बच्चों, चलो अब यहाँ से हम डिराइव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली स्प्रिंग में जो स्टोर होने वाली जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो हम यहाँ पे उसको डिराइव करेंगे, उसका फॉर्मूला कंसिडर कर लो। सपोज द ब्लॉक इज पुल्ड आउटवर्ड बाय डिस्टेंस x, सो वर्क डन ऑन स्प्रिंग। बच्चों अब ध्यान से सुनना, अगर हम नॉर्मल पोजीशन से इस ब्लॉक को स्ट्रेच करते हैं, पुल करते हैं आउटवर्ड और उसको हम x जितना डिस्प्लेस कराते हैं तो स्प्रिंग की लेंथ भी कितनी चेंज होगी, x जितनी एनलार्ज होगी, x जितनी एक्सटेंड होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dW इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड फोर्स इंटू स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx। बच्चों हमें टोटल x जितना डिस्प्लेस कराना है बट हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कराते जाएंगे और ऑल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग हमें जो भी स्मॉल वर्क मिलेगा उस सभी वर्क को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx द वर्क डन ऑन अ स्प्रिंग इज dW। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें सभी वर्क को ऐड करना है। सो हम यहां से लिख सकते हैं इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। बच्चों हम दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx। ओके बच्चों, दूसरी बात यहां से ध्यान से सुनना। बच्चों यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है और वी कैन से जो स्प्रिंग फोर्स है वो बच्चों वेरिएबल फोर्स होगा। मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स होगा, बिकॉज अगर कोई स्प्रिंग होगी तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा। भाई कोई स्प्रिंग है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है स्प्रिंग कांस्टेंट, वो तो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे k कांस्टेंट हो गया। इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ x, दैट मीन्स अगर हम स्प्रिंग को एक्सटेंड स्ट्रेच करें या तो कॉम्प्रेक्स करें तो x की वैल्यू चेंज होती जाएगी और इन अकॉर्डिंग टू चेंज इन वैल्यू ऑफ x द स्प्रिंग फोर्स और वी कैन से रिस्टोरिंग फोर्स ऑल्सो विल बी चेंज। सो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोड्यूस होने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है बच्चों वो वेरिएबल फोर्स होगा, डिपेंड्स ऑन द चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग।
तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा? स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल फोर्स विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। चलो अब हम सभी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे टोटल वर्क मिलेगा विच इज डिनोटेड बाई W। इंटीग्रेशन ऑफ, अब बच्चों देखो यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ऑन स्प्रिंग, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम यहाँ पे Fs की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस kx, वेयर माइनस इंडिकेट द रिस्टोरिंग फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। सो हम जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन को कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम f की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? kx लिख सकते हैं। ओके, fs लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा। सो W इज इक्वल टू kx dx। अब बच्चों ये जो k है वो तो स्प्रिंग कांस्टेंट है और वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट जो टर्म है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। सो इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब बच्चों देखो हमें स्प्रिंग को कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस करना है इस ब्लॉक को, दैट मीन्स स्प्रिंग की लेंथ हमें कहाँ से कहाँ तक चेंज करनी है। नॉर्मल पोजीशन x इज इक्वल टू 0 से लेके फाइनल पोजीशन x इज इक्वल टू x तक। फाइनल पोजीशन x इज इक्वल टू 0 से लेके फाइनल पोजीशन x इज इक्वल टू x तक, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या किया? सपोज द ब्लॉक इज पुल्ड आउटवर्ड बाय डिस्टेंस x, अगर हम ब्लॉक को आउटवर्ड x जितना डिस्टेंस डिस्प्लेस करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम कितना करेंगे? फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन x जितना करेंगे। अब बच्चों हमें पता है, अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज हमें यहाँ पे स्पेस कम पड़ जाएगी। सो वर्क इज इक्वल टू k एज इट इज। अब बच्चों देखो हमने इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला देखा था, इंटीग्रेशन x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई जो पावर होगा वो डिवीजन में आएगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा। सो x इंटीग्रेशन x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यहाँ पे x का पावर 1 है तो वो 1 पावर इंक्रीज हो जाएगा, 1 पावर तो है ही, x रेज टू n तो है ही, n इज इक्वल टू 1 तो 1 पावर इंक्रीज होगा डिवाइडेड बाई जो पावर होगा वो डिवीजन में आएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन को रिमूव करके x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट फ्रॉम 0 टू x, लिमिट फ्रॉम 0 टू x। सो वर्क डन ऑन स्प्रिंग इज इक्वल टू, हम 2 को बाहर ले लेते हैं। सो k बाई 2, सबसे पहले हम x की जगह पे अपर लिमिट लिखेंगे x स्क्वायर माइनस एक बार 0 लिखेंगे, सो 0 स्क्वायर 0। सो यहाँ से हमें वर्क डन ऑन स्प्रिंग मिला W इज इक्वल टू, बच्चों हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 kx स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं? 1/2 kx स्क्वायर। चलो हम वर्क डन को क्या लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब जितना वर्क हुआ स्प्रिंग को स्ट्रेच करने पे या तो स्प्रिंग को कंप्रेस करने पे, जो भी कुछ वर्क हुआ रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट में, और वी कैन से एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट में रिस्टोरिंग फोर्स ने जो कुछ भी वर्क किया वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर होगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं द पोटेंशियल एनर्जी stored ऑन अ स्प्रिंग, स्प्रिंग में स्टोर्ड होने वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम यहाँ पे U से डिनोट करेंगे, स्प्रिंग में प्रोड्यूस होगी ना, सो US पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग।
इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। मोस्ट आईएमपी एक्सप्रेशन, स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर जितनी होगी, वेर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग यूज इन अ एक्सपेरिमेंट। जो बच्चों ये हो गया स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब बच्चों इसकी एक अल्टरनेट मेथड भी है, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिलहाल रस्टर कहाँ पे गया, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप ले लिया होगा, है ना। ओके चलो अब देखना ध्यान से। इस फार्मूला को US इज इक्वल टू 1/2 k² फार्मूला को बच्चों हम ग्राफिकल मेथड से भी यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो देखो यहाँ पे चलो देखो, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमें क्या कहता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, एंड डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। दैट मीन्स यहां से हम कह सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इज डिपेंड्स ऑन एक्स। सो बच्चों हम यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स अगेंस्ट, और वी कैन से रिस्टोरिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स, लिख लेते हैं। ये रही एक्सिस डिस्प्लेसमेंट की। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एक्स, ये हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स की, वी कैन से स्प्रिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। एफएस लिख लें, ओके चलो एफएस, और ये एक्स, ये रहा ओरिजिन। जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब स्प्रिंग जब अपने नॉर्मल पोजीशन में होगी तब स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन भी नहीं होगा और उसमें कुछ स्ट्रेच भी नहीं होगा। दैट मीन्स when the displacement as is zero, the restoring force produced in a spring also will be zero. If we displace the block, or we can say spring, from its normal position with respect to change in position of block, or we can say change in length of spring, the restoring force, the magnitude of restoring force changes linearly. तो आप यहाँ पे कह सकते हो restoring force is directly proportional to change in length of spring. So यहाँ से आपको जो ग्राफ मिलेगा रिस्टोरिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, वो कैसा मिलेगा, लीनियर मिलेगा। मान लो बच्चों आपने स्प्रिंग को x डिस्टेंस तक क्या किया, x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया, उस ब्लॉक को आपने x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया। डेट मीन्स आपने स्प्रिंग को x जितना स्ट्रेच किया या तो x जितना कंप्रेस किया। और यहाँ से आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपने जो फोर्स लगाया वो ये रहा, इतना स्प्रिंग फोर्स लगाया। बच्चों हमें यहाँ पे एक ग्राफ मिला, ये वाला कर्व मिला, ये वाला हमें एक कर्व मिला, एक ग्राफ मिला। बच्चों हमें यहाँ से इस ग्राफ पे से हमें स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट को हमने ओरिजिन O कंसिडर किया, इसको हम A कंसिडर कर लें और इस पॉइंट को हम अगर B कंसिडर कर लें, तो हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम ग्राफ ऑफ
रिस्टोरिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एक्स, potential energy stored in a spring US is equal to area under the curve, or we can say area under the graph. अगर अब हम बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट से के ग्राफ पे से हम स्प्रिंग में स्टोर होने वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं, तो हम एरिया अंडर द कर्व और वी कैन से एरिया अंडर द ग्राफ ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इस ग्राफ ने कितना एरिया कवर किया, तो हम यहाँ से सैडेड पोर्शन ड्रॉ कर देते हैं, तो आपको यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। हमें इस सैडेड पोर्शन का एरिया चाहिए। दैट मीन्स टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी, हम यहाँ से एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई अल्टीट्यूड। ओके, और वी कैन से 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट लिख लेते हैं। चलो, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 1/2 बेस, बच्चों बेस कहाँ पे है, ये वाला। हम अगर OAB राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो ये जो डिस्टेंस x है वो बेस होगा, तो हम यहाँ पे बेस लिख लेते हैं। हाइट की बात की जाए तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, FS जितना होगा। सो US इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई FS। बच्चों हम यहाँ से FS का मैग्नीट्यूड लिखे तो क्या लिख सकते हैं, KX लिख सकते हैं। सो US दिस potential energy stored in spring is 1/2 kx multiplied by x, that means x square। तो हम यहाँ से अल्टरनेट मेथड का यूज करके भी स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। बच्चे एक दूसरी बात, स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मान लो बच्चों, यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है, स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला जो स्प्रिंग फोर्स है वो कैसा फोर्स होगा, कैसा फोर्स होगा। हमने दो फोर्स देखे थे, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस होने वाला जो स्प्रिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, वो बच्चों कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और कंजर्वेटिव फोर्स में जो होने वाला जो वर्क है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, वो ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। बच्चों अब ध्यान से सुनना, मान लो ये कोई स्प्रिंग है, ध्यान से सुनना, ये कोई स्प्रिंग है, यहाँ पे है एक रिजिड बेस, ये रहा रिजिड बेस, और हम इस स्प्रिंग को, ये स्प्रिंग की नॉर्मल पोजीशन है, अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करके फिर से छोड़ देंगे तो स्प्रिंग अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। डैट मीन्स इनिशियल लेंथ, स्प्रिंग की जितनी इनिशियल लेंथ थी उतनी ही स्प्रिंग की फाइनल लेंथ होगी। तो बच्चों जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ देंगे या तो कॉम्प्रेस करके एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर देंगे, फिर से हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं करेंगे, तब उस पर कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ही नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होगी, जब हम अगेंस्ट द फोर्स कुछ वर्क करते हैं। हमने क्या किया,
स्प्रिंग के पास एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम उस पर जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उतने ही मैग्नीट्यूड का रिस्टोरिंग फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है बाय द वर्च्यू ऑफ इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। ओके, सो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कैसा होगा बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और कंजर्वेटिव फोर्स में इनिशियल पोजीशन ही फाइनल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन ही इनिशियल पोजीशन है, तो होने वाला वर्क जीरो होगा, तो स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कैसी होगी, जीरो होगी। ओके, चलो फिलहाल हम हमारा लेक्चर यहाँ पे ओवर करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक डू वॉट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।